हूँ। बेसिकली ये पेड कोर्स प्रोग्राम है। यदि आपको समय कम है क्योंकि जून में परीक्षा होगा आपका, और ये जो पेड प्लान है तब तक आपके पास रहेगा जब तक आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर लें। इसका वैलिडिटी पीरियड कुछ ऐसा है नहीं, और आपको बुक की कोई आवश्यकता ही नहीं है यदि आप इस पेड प्लान में इनरोल होंगे तो, क्योंकि मैं सारा का सारा कंटेंट आपकी बुक से ही बना रहा हूँ। जो मेन पॉइंट है वो मैं कवर कर रहा हूँ, एमसीक्यूज़ कवर कर रहा हूँ। आपको यूनिट वाइज थ्योरी एमसीक्यू सब कुछ मिलेगा। आपके पास कुल मिलाकर 3 से 3.5 महीने का समय है, और आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं जो कि कवर करना है। हम लोग एवीएम, बीएफएम, बीआरपीएल, एवीएफएम और इलेक्टिव पेपर एचआरएम कवर कर रहे हैं। आपको यूनिट वाइज वीडियो, यूनिट वाइज थ्योरी पीडीएफ, यूनिट वाइज एमसीक्यू पीडीएफ, यूनिट वाइज एमसीक्यू वीडियोस मिलेगा। कॉस्ट है दोस्तों ₹799 फॉर वीडियोस प्लस पीडीएफ, और इलेक्टिव पेपर का कॉस्ट है ₹449, और पीडीएफ का कॉस्ट है ₹299। और यदि आप सारे सब्जेक्ट के कंटेंट को एक साथ परचेज करेंगे तो 20% ऑफ है। तो दोस्तों डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आप तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने यूनिट 2 दैट इज़ थ्योरी पोर्शन है दोस्तों प्लानिंग। यूनिट 2 का शीर्षक है हमारा प्लानिंग, और प्लानिंग हमारा एवीएफएम का यूनिट नंबर 2 है। तो दोस्तों लेसन को शुरुआत करने से पहले एक बार देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर समझनी है। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल ऑफ प्लानिंग को समझेंगे, आखिर प्लानिंग होता क्या है, स्टेप्स क्या होते हैं प्लानिंग में, प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है प्लानिंग का, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन किया था, एक बार दोबारा उसे देखेंगे। प्लान के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कंटिजेंसी प्लानिंग क्या होता है, और फोरकास्टिंग और डिसीजन मेकिंग क्या होता है। सो ये सभी टॉपिक्स है जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कुछ रूटीन एक्टिविटीज़ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनका रिज़ल्ट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे ऊपर। तो ऐसे एक्टिविटीज़ को कैजुअल में हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन बल्कि हम लोग उसे केयरफुली डिसाइड मैनर में करते हैं, राइट। तो आप कह सकते हैं कि हमने ऐसे एक्टिविटीज़ को प्लान किया है। यदि कोई एक्टिविटी वेल प्लान्ड होता है तो उसका जो डिज़ायर रिजल्ट अचीव करने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होते हैं वो वेल प्लान्ड होते हैं, ताकि वो जो हमारा गोल है उसको हम लोग अचीव कर सकें। तो दोस्तों वही बात कहा कि यदि कोई एक्टिविटी वेल प्लान रहेगा तो उसका रिजल्ट आने का प्रोबेबिलिटी, डिज़ायर रिजल्ट आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। और इसीलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो वेल प्लान्ड होते हैं, ताकि उनके सेट जो गोल सेट है उनको हम लोग अचीव कर सकें। अब बात करते हैं दोस्तों फंडामेंटल ऑफ प्लानिंग की। तो प्लानिंग का डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंगेजिंग इन अ थॉटफुल डिस्कशन। मतलब आप किसी भी टास्क को करने से पहले आप थॉटफुल डिस्कशन करते हैं, जिसके अंदर आप इन डेप्थ कॉन्टेम्पलेशन करते हैं उस टास्क के बारे में, राइट। और सारे के सारे डिटेल्स में आप मेटिकुलसली जाते हैं, तो तब आप जाके उसे एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इससे आपका क्या होता है, एफर्ट भी कम बचता है और टाइम भी बचता है। तो प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि आप जो भी फ्यूचर रिक्वायरमेंट है उसका एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, और जो भी हमारे ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ हैं, हम लोग आज के डेट में जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है उसको फैसिलिटेट करते हैं। ये हमारा उस बेसिस पे ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किया उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हमारा जो ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाते हैं। तो इसके अंदर रिसर्च आता है, ठीक है, रिसर्च आता है ताकि हम डिज़ाइन कर सकें और एक्शन को ऑर्डरली सीरीज में ले सकें। तो दोस्तों प्लानिंग के दौरान क्या होता है कि जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो फ्यूचर के हो या प्रेजेंट के हो, ठीक है, जो कि हमारे गोल से कनेक्टेड हैं उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, कंसिडरेशन ऑफ एवरी कंसीवेबल रिस्क, जितने भी तरह के रिस्क हैं, चाहे लॉस हो चाहे आपके डिफेक्शंस हो, ये सभी को कंसीव किया जाता है। अब दोस्तों प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो केवल फाइनेंस, टाइम फ्रेम, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स पे ही बेस्ड नहीं है, बल्कि चूँकि डिसीजन और डायरेक्शनल प्लान भी होता है जो कि स्ट्रेटजिक होता है, टैक्टिकल होता है, ऑपरेशनल होता है, वो भी इस तरह की कंसिडरेशन में आता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्या क्या स्टेप्स है प्लानिंग की। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस क्या होता है कि यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करते हैं, और दोस्तों जब आप अपॉर्चुनिटी को अब आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में अवेयर जब रहते हैं तो आप जो है उस बेसिस पे प्लान को डेवलप करते हैं, बिजनेस प्लान को डेवलप करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में एक और काम होता है दोस्तों कि हमारा जो अभी का सर्कमस्टांस है उसको आप प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंड करना, ठीक है, और जनरल अंडरस्टैंडिंग करना कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा। तो यही हमारा अपॉर्चुनिटी एनालिसिस है, मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, उसको कॉम्प्रीहेंड करना, राइट।
उसके बाद जब आप अपॉर्चुनिटी को एनालाइज कर लेते हैं, फिर बात आती है ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिशमेंट। जब तक आप ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो आप एक स्ट्रेटजी डेवलप नहीं कर सकते, राइट। तो ऑब्जेक्टिव को कहा जाता है इनिशियल स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। किसी भी प्लानिंग प्रोसेस में जो पहला स्टेप होता है, इनिशियल स्टेप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। जब आप ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों प्लानिंग प्रीमाइसेस की बात आती है। व्हाट इज़ प्लानिंग प्रीमाइसेस? तो जो फ्यूचर फोरकास्टिंग डेराइव्ड एजम्पशन रहता है, उसे हम लोग कहते हैं प्लानिंग प्रीमाइसेस डिटर्मिनेशन। फिर से समझिए दोस्तों, प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है कि हमने फ्यूचर के लिए जो फोरकास्टिंग किया, उसके बेसिस पे जो एजम्पशन डिराइव किया, उसे कहते हैं प्लानिंग प्रीमाइसेस। तो देखिए, हमने तो फ्यूचर का फोरकास्ट किया, उसके बेसिस पे कुछ प्रेडिक्शन दिया, तो ये जो प्रेडिक्शन हो सकता है दोस्तों, हो सकता है कि वो रियलिस्टिक असेसमेंट हो, ठीक है, किसका, हमारे इन्वायरमेंट का, जहाँ पे हमें प्लान को एग्जीक्यूट करना है। और उस प्रीमाइसेस को दोस्तों ज़रूरी है कि हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करें और अपग्रेड करें। तो प्रीमाइसेस किस किस एरिया को कवर करता है? तो पहले वो फोरकास्टिंग कवर करेगा, उसके बाद बेसिक पॉलिसीज़ कवर करेगा, एग्जिस्टिंग प्लान कवर करेगा। तो प्रीमाइसेस इन सब एरिया को कवर करता है। उसके बाद दोस्तों आप सबसे पहले क्या किए, अपॉर्चुनिटी एनालाइज किए, फिर ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश किए, फिर आप प्लानिंग प्रीमाइस किए, यानी प्लानिंग प्रीमाइस को डेवलप किए, फिर आप अल्टरनेटिव देखिए। आप ये देखते हैं दोस्तों इस प्रोसेस में कि क्या क्या तरीका हमारे पास है जिसके माध्यम से हम लोग अपने गोल को अटेन कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव मीन्स। तो एक रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितने अल्टरनेटिव हमारे पास हैं, ठीक है, और उसको फिर आपको नैरो डाउन करना है, जो सबसे मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑप्शन है उसमें। आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ट्रायल के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, स्टडी के बेसिस पे। आपके पास जो मान लीजिए 5 तरीके हैं, तो उसमें से आप एक तरीका को सेलेक्ट कीजिए जो कि सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट हो, राइट। तो ये होता है अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन। एक बार क्विकली रिकॉल कीजिए दोस्तों, क्या क्या स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या बताया, अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करना। दूसरा स्टेप क्या बताया, ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करना। तीसरा स्टेप क्या बताया, प्लानिंग प्रीमाइस को डिस्क्राइब करना। प्रीमाइस के अंदर फोरकास्टिंग, बेसिक पॉलिसीज, एग्जिस्टिंग प्लान, ये सभी आते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको बताया अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद 5वां आता है दोस्तों इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। जब आप एडिशनल मेथड को डिस्कवर कर लेते हैं और उसके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को एग्जामिन कर लेते हैं, तो अब बात आती है कि अल्टरनेटिव मेथड को एसेस करना। तो दोस्तों बहुत सारी वाइड वैरायटीज़ ऑफ ऑप्शन अवेलेबल हैं और आउटकम भी वाइड रेंज है। तो ये टास्क आसान नहीं है। जब आप बहुत सारे अप्रोच को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना। आपके सामने बहुत सारा ऑप्शंस है, जब आप उसे कंपेयर करेंगे तो स्टैटिस्टिकल मेथड, कंप्यूटर, ये बहुत ही बेनिफिशियल काम आता है। तो याद रखिएगा, जब आप इवैल्यूएटिंग करेंगे, अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करेंगे, तो वहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड, कंप्यूटर, ये सभी बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। तो एक प्रोसेस हो सकता है कि डिज़ायरेबल हो और दूसरे के कंपैरिजन में, और दूसरा हो सकता है कि ज़्यादा सूट करे हमारे गोल के लिए। तो दोस्तों ये पॉसिबल है कि एक प्रोसेस प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन दूसरा हो सकता है कि एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपके लिए सबसे मोस्ट सुटेबल कौन सा है, उस बेसिस पे आपको अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना है। जब आप अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करेंगे, तो उसके बाद बात आती है कि आप सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना, राइट। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, तो द प्लान इज़ टू बी अडॉप्टेड। आप उस प्लान को अडॉप्ट करते हैं। हमारे पास जो नंबरस ऑप्शन था उसको आपने इवैल्यूएट किया और फिर प्लान को आपने अडॉप्ट किया, राइट, ताकि ये डिटरमाइन कर सकें कि विच प्लान कैन बेस्ट असिस्ट इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। कौन सा प्लान हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सबसे बेस्ट रूप में हेल्प करेगा। तो इसे ही कहते हैं दोस्तों सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब आप बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप डेरिवेटिव प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप सेकेंडरी प्लान बनाते हैं, सब प्लान बनाते हैं, ठीक है, कि उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में कितना समय लगेगा। तो ये जो डेरिवेटिव प्लान होता है दोस्तों, इसमें देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है। इसमें आप न्यू पॉलिसीज़ को डेवलप करते हैं, इसमें आप एक्टिविटीज़, डेरिवेटिव प्लान की जो एक्टिविटीज़ है उसे कोऑर्डिनेट करते हैं, आप जो मेन प्लान का टारगेट है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। तो दोस्तों उसके लास्ट स्टेज आता है फॉलोअप एंड रिव्यूइंग द प्लान। तो फॉलोअप में क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है बिजनेस एंटिटी को कि वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करे। किसी को मॉनिटर करे, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। जो हमारा प्लान का इम्प्लीमेंटेशन है उसको मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों जैसा अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है वैसा अमेंड करे, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है, उसे हम लोग फॉलोअप कहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस एंटिटी टू कंटिन्यूसली मॉनिटर इम्प्लीमेंट ऑफ द प्लान। तो प्लानिंग
है क्या? इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द फंक्शन एसोसिएटेड टू द वर्क ऑन विच यू स्पेंड योर वैल्यूएबल टाइम। चलिए अब दोस्तों आपको मैंने बेसिक्स ऑफ प्लानिंग के बारे में बताया। प्लानिंग को एक सिंगल लाइन में आप क्या बोलेंगे कि आप ऑब्जेक्टिव को फिक्स करते हैं एक ऐसे प्रोसेस में जिसमें ऑब्जेक्टिव को फिक्स करते हैं और उसको एकम्प्लिश करने का बहुत ही तरीका आप ढूंढते हैं, इसे ही प्लानिंग कहते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमें ये काम करना है, लेकिन उसको करने के लिए क्या क्या तरीका है, ठीक है, तो उसको उसमें सबसे बेस्ट वे को फाइंड करना, यही होता है प्लानिंग। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्पेसिफिक टारगेट होता है जो कि बिजनेस अचीव करना चाहती है। तो एक बार क्विकली रिकॉल कीजिए दोस्तों क्या क्या स्टेप हम लोग डिस्कशन किया अभी तक। तो प्लानिंग के बारे में आपको डेफिनेशन बताया, फंडामेंटल ऑफ प्लानिंग बताया दोस्तों, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस होता है, ऑब्जेक्टिव को एस्टैब्लिश किया जाता है, प्लानिंग प्रीमाइस को डेवलप किया जाता है, अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है अल्टरनेटिव को, बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया जाता है, डेरिवेटिव प्लान को फॉर्मुलेट किया जाता है, फिर फॉलोअप और रिव्यू किया जाता है। अब दोस्तों अब मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में बताता हूँ। तो प्लानिंग कैसे कैसे हेल्प करता है? ये गोल को क्रिएट करने में हेल्प करता है, ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ये अनसर्टेनिटी को टैकल करने में हेल्प करता है। मान लीजिए कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो कि ओवरलैपिंग है, वेस्टफुल है, उसे डिस्कार्ड करता है, इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करता है, डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है, कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। अब मैं एक एक करके आपको डिस्कस बताता हूँ कैसे ये हेल्प करता है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ गोल को क्रिएट करने में। तो दोस्तों प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि आपका जो एक्चुअल गोल है उसके प्रोसेस में हेल्प करता है, एक्चुअल गोल को अचीव करने के प्रोसेस में आपको हेल्प करता है, ताकि ये बिजनेस को गोल ओरिएंटेड बनाए, ठीक है। यदि सभी लोग अपने गोल के बारे में क्लियरली जानेंगे तो उस प्रकार से वो इफेक्टिवली अपने गोल को अचीव भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है डायरेक्शन प्रोवाइड करने में। तो प्लान का क्लियर ऑब्जेक्टिव ये है कि डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि अपने एफर्ट को कहाँ चैनलाइज करना है एक इफिशिएंट मैनर में, जिससे जितना इफिशिएंट हो सके उतना, ठीक है। तो गाइडलाइंस आर द प्रोसेस ऑफ व्हाट टू डू। गाइडलाइंस के द्वारा हमें प्रोसेस होता है, इसे देखते हैं हमें क्या करना है। तो प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इस फंक्शन को डिस्चार्ज करने में, इट प्रोवाइड द डायरेक्शन। उसके बाद दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि जो प्लानिंग प्रोसेस में आप प्रिडिक्शन करते हैं, राइट, हमारे पास जो उपलब्ध जानकारी होती है उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्शन करते हैं। यदि आपको लगता है कि कुछ रिस्क है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ है लॉसेस का, तो वो प्लानिंग क्या करेगा, उस रिस्क को अवॉइड करेगा, या और दूसरा पाथ से आप सोचेंगे कि उस गोल को कैसे अचीव किया जाए। तो दोस्तों प्लानिंग से क्या होता है कि फ्यूचर को आप इन्विज़न करते हैं, और यदि आपको फ्यूचर अनसर्टेन लगता है तो जितने भी एंटिसिपेशंस है फ्यूचर फंक्शन के, तो जो एप्रोप्रिएट वेटेज देते हैं सही फंक्शन को, ताकि आपका हाई रिस्क का पॉसिबिलिटी को आप क्या कर सकें, कम कर सकें। तो प्लानिंग से आप अनसर्टेनिटी को क्या करते हैं, टैकल करते हैं। उसके बाद दोस्तों प्लानिंग आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लानिंग का पर्पज़ ये है कि जो आपका फ्यूचर टास्क है उसको जितना भी एफिशिएंटली हो सके उतना आप करें। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, व्हाट, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, ये सभी आप एडवांस में ही एड्रेस कर लेते हैं, और जो कैओस जो क्रिएट होगा लेटर स्टेज में उसको आप ध्यान रखते हैं। तो बेस्टर डिसीजन मेकिंग प्लानिंग ऑलवेज हेल्प टू प्रिवेंट द अनवांटेड रिस्क। जो अनवांटेड रिस्क है उसको हेल्प करता है प्रिवेंट करने में, यदि हम अपने डिसीजन मेकिंग को अच्छे तरीके से करें तो। उसके बाद दोस्तों इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करता है। आज के वर्ल्ड में, आज के समय में मार्केट जो है बहुत ही डायनेमिक हो रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया की ज़रूरत है, ताकि आप इंटरप्राइज के ऑपरेशन को मैनेज कर सकें, ताकि आप कंपटीशन को बीट कर सकें। तो किसी इंटरप्राइज को नए प्रोडक्ट के लिए सर्च कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, बट द आइडिया ऑफ सेपरेट मैनेजमेंट ऑपरेशन माइट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ कॉस्ट सेविंग। तो आपका यदि सेपरेट मैनेजमेंट ऑपरेशन रहेगा तो आपका कॉस्ट सेविंग होगा। तो इनोवेटिव आइडिया को प्लानिंग प्रमोट करता है। उसके बाद दोस्तों डिसीजन मेकिंग में प्लानिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। ये गाइड की तरह काम करता है ताकि आप एक वैलिड डिसीजन ले सकें। जब भी एक मैनेजर डिसीजन लेगा तो ये गाइड की तरह काम करेगा। तो प्लानिंग के हेल्प से कोई मैनेजर जो है एक डीप थॉट दे सकता है अपने सभी प्रोसेस को, और फ्यूचर स्कोप को प्रेडिक्ट कर सकता है। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है दोस्तों, तो कंट्रोलिंग में ये आता है दोस्तों, द एक्सटेंशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज कंट्रोल। जब आप प्लानिंग प्रोसेस को एक्सटेंड करेंगे तो उसे ही कंट्रोल कहा जाता है, क्योंकि कंट्रोल का इंटरडिपेंडेंस होता है प्लान पे। जब तक आपका कंक्रीट ऑब्जेक्टिव प्लान नहीं होगा तो बिजनेस जो है ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगा कि कहाँ वो गलत गया, राइट। तो आपका कंक्रीट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तब आप पता कर पाएंगे कि कहाँ पे आप गलत गए, ठीक है, और कहाँ पे आपने सही एक्शन नहीं लिया, राइट।
चलिए, तो दोस्तों ये 7 प्रोसेस हैं हमारे प्लानिंग के प्रोसेस स्टेप में। प्लानिंग के इंपॉर्टेंस में मैंने आपको बताया। पहला इंपॉर्टेंस बताया कि गोल को क्रिएट करने में हेल्प करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, अनसर्टेनिटी को टैकल करता है, ओवरलैपिंग को डिस्कार्ड करता है, वेस्टफुल एक्टिविटी को डिस्कार्ड करता है। उसके बाद दोस्तों इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है, और लास्टली आपको बताया कंट्रोल करता है। तो दोस्तों एक स्मार्ट गोल एक केयरफुली प्लान्ड होता है। अब देखिए स्मार्ट में क्या होता है कि स्मार्ट एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। ये होता है दोस्तों हमारा स्मार्ट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। तो ये सभी पैरामीटर्स, ये 20 पैरामीटर्स, ठीक है, जो कि आपके गोल को हेल्प कर रहे हैं विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। तो आपने प्लानिंग को समझा दोस्तों, प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स है ये समझा आपने। उसके बाद आपने प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को समझा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं प्लानिंग के। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आज के डायनेमिक वर्ल्ड में शॉर्ट टर्म प्लानिंग इनफ नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि ग्रोथ के लिए एस्पायर कर रहा है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली प्लान नहीं करेगा, साइंटिफिकली प्लान नहीं करेगा, तो वो वनरेबल रहेगा चेंजिंग एनवायरनमेंट में। इफेक्टिव प्लानिंग हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे सिचुएशन को एक इफिशिएंट मैनर में फेस करने से। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लानिंग का क्या क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। यानी दोस्तों यदि आप एक कोई बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है, तो उनका जब एफर्ट कोऑर्डिनेट होगा ताकि गोल अचीव कर सके उस पार्टिकुलर एंटिटी का, तो ये प्लानिंग फैसिलिटेट करता है। और जब आप एक्शन को प्लान करते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, तो आपका सक्सेस का लेवल बहुत ही बढ़ जाता है। समझे बात को। तो दोस्तों एक्शन को प्लान करना है आपको रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए, राइट। उसके बाद दोस्तों सेकंड आता है, सेकंड एडवांटेज है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स। प्लानिंग के द्वारा जो मैनेजर्स होते हैं वो पता कर पाते हैं कि कौन से एक्टिविटी का मैक्सिमम डिमांड है रिसोर्स का। मतलब अब देखिए कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे होंगे जहाँ पे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होगी, तो आप मैनेजर के रूप में उस पार्टिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रिसोर्स को एलोकेट कर पाते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा आपको मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। आप जो रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ और आपको रिटर्न बाद में मिलेगा, राइट। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स। फिर तीसरा आता है दोस्तों इंस्पिरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों जो भी हमारे पीपल हैं, जो भी हमारे लोग हैं, वो एक कंसेंसस तक नहीं पहुंच पाते जब उनके पास एक गोल नहीं होता है अपने लिए, और दोस्तों उनके पास एक कंसेप्ट नहीं होता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो प्लानिंग क्या करता है दोस्तों, रिस्क को कम करता है और एकम्प्लिशमेंट को आउटलाइन करता है जो कि सभी लोग एंटिसिपेट कर सकें। उसके बाद दोस्तों बात आती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो प्लानिंग प्रोसेस है वो डिस्टिंग्विश किया जाता है माइल पोजीशन से। तो जो माइल स्टोन होता है दोस्तों वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है, जिससे हम पता कर पाते हैं कि क्या चीज़ें एज पर प्लान हो जा रही है या नहीं जा रही हैं। फिर पांचवा प्रोसेस आता है एडेप्टेबिलिटी। तो आप जब ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं तो उसमें आप उसके अंदर ये भी इन्वॉल्व होता है कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल एडवांटेज। तो ये सभी आपको मैंने 5 पॉइंट बताए, ये सभी आपके एडवांटेजेस है प्लानिंग के। क्या क्या बताएं, कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इंस्पिरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन प्लान प्रिंसिपल एंड एडेप्टेबिलिटी। तो आपको मैं नटसेल में बताऊं कि क्या क्या एडवांटेज है। प्लानिंग अनसर्टेनिटी को घटाता है, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव पे फोकस रहता है, ये कंट्रोल में आपको हेल्प करता है, क्रिएटिविटी इनोवेशन को इनकरेज करता है, प्रॉब्लम को आप पहले ही एंटिसिपेट कर पाते हैं। फिर आप बोर्ड ऑफ डेस्टिनेशन के साथ ये काम करता है, वनरेबिलिटी को कम करता है और को अपॉइंटमेंट को हेल्प करता है। यदि हम डिसएडवांटेज की बात करें दोस्तों, प्लानिंग की डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो दोस्तों डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि प्लानिंग तो बेनिफिशियल है ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन कुछ पोटेंशियल भी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिट्रीमेंटल भी साबित हो सकता है यदि उसको आप प्रॉपरली कैरी नहीं करेंगे। तो क्या क्या डिसएडवांटेज है, फोरस्टॉल एक्टिविटी। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि जो मैनेजर्स हैं वो प्लानिंग के प्रोसेस में इतना ज़्यादा इमर्स हो जाए दोस्तों कि वो सारे पॉसिबिलिटीज़ को देखने लगे, तो उनको वो टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो एक्शन ले पाए,
ठीक है। तो ये इसे कहा जाता है डेथ बाय प्लान। मान लीजिए कि आप मैनेजर हैं, आपने प्लानिंग प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा इमर्स हो गया, बहुत टाइम आपने व्यतीत कर दिया प्लानिंग में, ये अल्टरनेटिव है, ये अल्टरनेटिव है, ये अल्टरनेटिव है, और आप यही एक्शन नहीं लिए, खाली अल्टरनेटिव ही देखते रह गए, तो आपका क्या होगा? अल्टीमेटली इसे कहा जाता है डेथ बाय प्लान। फिर दोस्तों नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि लैक ऑफ कंसर्न। मान लीजिए कि कोई संस्था है जिसके पास एक सॉलिड सिस्टम है, ठीक है, तो उसके मैनेजर को ये लगेगा कि वो हमेशा अपने पाथ के बारे में अवेयर है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन लेगा और कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करेगा। इसके कारण दोस्तों ये पॉसिबल है कि वो सिस्टम के प्रोग्रेस को मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, या जो आपके शिफ्ट आ रहे हैं एक्सटर्नल सर्कमस्टांस में उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों प्लानिंग जो है वन एंड डन काइंड ऑफ प्रोसेस नहीं है, ठीक है। प्लानिंग को कंटिन्यूस मॉडिफाई भी करना पड़ता है। जैसे हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, वैसे हमें चेंज भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्लान कर लिया फिर बात खत्म, नहीं। जब तक आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाए तब तक आपको प्लानिंग में कॉन्स्टेंटली मॉडिफिकेशन भी लाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है इट फोरस्टॉल एडेप्टेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है कि यदि आपने प्लान को प्रॉपरली किया है तो उसके पास पोटेंशियल है कि आपके एडेप्टेबिलिटी को इनकरेज करेगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी उल्टा होता है। जो हमारे मिडिल और लोअर लेवल सुपरवाइजर होते हैं उनकी मेंटालिटी ये होती है कि उनको एक अरेंजमेंट से ही स्टिक करना है, ऐसा नो मैटर व्हाट, राइट। लेकिन जब भी उनको लग रहा है कि उनका एक्सपीरियंस इस बात को बता रहा है कि अरेंजमेंट काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उससे स्टिक है, फिर भी उससे वही अरेंजमेंट को यूज़ कर रहे हैं, वो अपने टाइम, वो अपने रिसोर्स को उन्हीं एक्टिविटीज़ में डिवोट कर रहे हैं जो कि एडिक्वेट नहीं है, राइट। जबकि उनको करना क्या चाहिए था? उनको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने हायर अथॉरिटी को बताना चाहिए था कि इसमें प्लानिंग में कुछ चेंज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी को फोरस्टॉल कर देता है ये प्लानिंग का एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनोवेशन को हिंडर करता है। जो भी लोग एक संस्था के लिए काम करते हैं उनको एक इम्प्रेशन दिमाग में बैठता है कि उनको काम करना है जो भी प्लान में लिखा है बस उतना ही, ठीक है, क्योंकि वही उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप इन्वेंशन में, ड्राइव में, लर्निंग में, ट्रायल एरर के द्वारा लर्निंग में, ये सभी से क्या हो सकते हैं? इंगेज प्रिवेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों गोल को अचीव करना केवल केयरफुल प्लानिंग पे ही डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपको प्रोग्रेस भी देखना पड़ता है। तो प्लानिंग यदि आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आपका क्रिएटिव थॉट वैसे ही दबा रह जाएगा। तो मैं आपको नटसेल में बता दूं क्या क्या बेसिक डिसएडवांटेज है। तो आपको एक बहुत ज़्यादा समय लगता है प्लानिंग में, इसके कारण आपका ट्रस्टवर्दी डाटा को लॉस हो सकता है। इसके बाद दोस्तों एक्सपेंसिव हो सकता है, रिजिडिटी होता है इसमें, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है दोस्तों, रिजिडिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी समझते हैं ना, लचीलापन, या दैट मीन्स आप जब चाहे अपने प्लान को मॉडिफाई कर लें एज पर योर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, व्हाट योर इन्वायरमेंट डिमांड। लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पे। प्लानिंग दोस्तों एक फॉल्स इंप्रेशन भी देता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ का। तो ये सभी हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। अब दोस्तों कभी कभी इंटर डिपार्टमेंट राइवलरी भी आ जाती है, ह्यूमन एरर भी आ सकता है, जिस कारण से बैड प्लानिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं दोस्तों। तो जब प्लानिंग प्रोसेस होते हैं दोस्तों तो गोल्स को फॉर्म किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और विजन के अकॉर्डिंगली। तो ये पॉइंट है। अब बात करते हैं दोस्तों मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की। लेट अस टॉक अबाउट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो ये जो फ्रेज है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये पीटर ड्रकर, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था, ये पीटर ड्रकर ने कॉइन किया था। और दोस्तों ये पहले इनका बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। प्लीज़ रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इनका बुक का क्या नाम था? प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि पब्लिश हुआ था 1954 में, उसमें इन्होंने पब्लिश किया था। दोस्तों मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक ऐसा टर्म है जो कि एक ऐसे प्रोसेस को दिया जाता है जो कि यूजफुल है गोल प्लानिंग के लिए और उन सभी गोल्स के लिए क्लियर पैरामीटर को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो जो MBO टेक्निक है दोस्तों, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं और एम्प्लॉय इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक साथ काम कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय एक साथ काम कर रहे होते हैं ताकि अपने गोल को मॉनिटर कर सकें, एस्टेब्लिश कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें, राइट। तो अब ये गोल क्या है दोस्तों? तो ये हमारा जो MBO टेक्निक है, इसके अंदर वैसे प्रोसीड्यूर आते हैं जिसके द्वारा मैनेजमेंट और एम्प्लॉय एक साथ काम करके अपने गोल को मॉनिटर करें, रिकॉर्ड करें, एस्टेब्लिश करें एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। तो यह ऑल्दो इट इज़ अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट, लेकिन बहुत ही फैशनेबल है, क्योंकि दोस्तों मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नेसेसिटी होती है ताकि वो अपने वर्क को बेस कर सकें, राइट। तो MBO का गोल को अडेप्ट किया जाता है कि आज के ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट से मैच किया जा सके। तो MBO का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं दोस्तों। MBO कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आप गोल को इस्टेब्लिश करते हैं, राइट। आप सबसे पहले क्या करते हैं? गोल को इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद
उसके बाद आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। आप परफॉर्मेंस को फिर एसेस करते हैं कि जो भी आपने गोल सेट किया है उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस कितना अचीव हुआ है, और फिर आप रीज़न पता करते हैं कि क्यों शॉर्टफॉल हुआ, ठीक है, और फिर आप फीडबैक देते हैं, और फिर आप नया गोल फिर इस्टेब्लिश करते हैं और नया स्ट्रेटजी इस्टेब्लिश करते हैं आने वाले साल के लिए। यही होता है एमबीओ प्रोसेस। सबसे पहले आपने गोल इस्टेब्लिश किया, ठीक है, और सभी सबऑर्डिनेट को बोला कि हाँ आपको आपसे ये आउटकम की अपेक्षा है हमसे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। जो भी परफॉर्मेंस आपके सबऑर्डिनेट ने अचीव किया उसको एसेस करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं कि उसको कितना आपने गोल दिया था, और फिर आप जो शॉर्टफॉल हुआ उसका कारण पता लगाते हैं, फीडबैक देते हैं इंप्रूवमेंट के लिए, और फिर नया गोल देते हैं। तो यही है हमारा एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो एमबीओ के पीछे सबसे सेंट्रल आइडिया है प्लानिंग का। तो इससे ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन और पीपल जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं वो केवल इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोएक्टिव हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले रहे हैं। तो क्योंकि आप जब लास्ट स्टेप में क्या करते हैं एमबीओ में, आप शॉर्टफॉल क्यों हुआ इसके कारण को पता करते हैं, आप फीडबैक देते हैं, तो यही तो हुआ प्रिवेंटिव मेजर्स, राइट। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे ये काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसका एक हाउसिंग डिवीज़न है, ठीक है। वो हाउसिंग डिवीज़न ने एक सिविल इंजीनियरिंग सब डिवीज़न जो कि चीफ इंजीनियर के द्वारा हेड किया जाता है, ठीक है, उसको एक टास्क दिया कि आपको इस हाउसिंग प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है अगले 12 महीना में। दोस्तों समझ रहे हैं क्या मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसका हाउसिंग डिवीज़न ने एक चीफ इंजीनियर को या जो सिविल इंजीनियर का सब डिवीज़न था उसको एक काम दिया कि आपको इस पार्टिकुलर हाउसिंग प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 12 महीना में कंप्लीट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो अलाइन करेंगे किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ, कि हमारा जो सब डिवीज़न का टारगेट है उसको एकम्प्लिश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि इसको ज़रूरत है कि आप कोऑर्डिनेट करें किसके साथ, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ, जो कि एक प्रोसेस के द्वारा मैनेज किया जा सकता है, उसे कहते हैं एमबीओ। तो कोई इंडिविजुअल का जो गोल रहेगा वो एक पजल का एक हिस्सा है जिसको आपको दूसरे पजल के हिस्सा के साथ फिट करना है ताकि एक कंप्लीट पजल मिले, राइट, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा। समझ रहे हैं बात को, कितना सिंपल तरीके से समझाया गया। एक पजल आप मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं, उस पजल का एक हिस्सा कौन सा है, एक इंडिविजुअल का पर्सनल गोल, और उसको आपको क्या करना है, फिट करना है दूसरे पीसेस के साथ ताकि आपका कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का गोल मिल सके। तो जो मैनेजर्स हैं वो एक साथ बैठेंगे, अपने गोल को पीरियडिकली लिखेंगे और मॉनिटर करते रहेंगे क्लोजली ताकि वो प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें, ठीक है। अब दोस्तों प्रैक्टिस में आपको बताता हूँ कि कैसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किया जाता है। तो 5 स्टेप हैं, देयर आर 5 स्टेप जो आपको बताएगा दोस्तों कि कैसे इस प्रोसेस को किया जाता है। तो पहला स्टेप है कि आप ऑर्गेनाइजेशन गोल को इस्टेब्लिश कीजिए, ठीक है। दूसरा स्टेप है कि आप अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कीजिए गोल के बारे में, और आप स्मार्ट टेक्निक को यूज कर सकते हैं। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्सेप्टेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। थर्ड स्टेप ये है दोस्तों कि आप अपने स्टाफ मेंबर से पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज कीजिए ताकि इंडिविजुअल गोल को सेट कर सकें। और जब आप गोल को शेयर कर दिए अपने एम्प्लॉय के साथ, ठीक है, तो एम्प्लॉय को इनकरेज कीजिए कि अपने ऑन गोल को सेट करें। फिर आप चौथा पॉइंट पे आप प्रोग्रेस को मॉनिटर कीजिए, और 5वां स्टेप में इवैल्यूएट कीजिए और फिर रिवार्ड कीजिए। जिनको लग रहा है कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनको रिवार्ड कीजिए। और 5वां स्टेप है ऑनेस्ट फीडबैक। तो दोस्तों कुछ स्टेप्स हैं एमबीओ के अंदर, मैं आपको अदर स्टेप समझाता हूँ। पहला है ऑर्गेनाइजेशन गोल। केवल गोल को इस्टेब्लिश करना ही जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको ये कुछ और पर्पस भी सर्व करता है। जैसे आप गोल सेटिंग जब आप करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे मैनेजर को पार्टिसिपेट करना होगा अलग अलग रोल के लिए। जो सुपरवाइजर्स होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोविजनल गोल्स को डिसाइड करेंगे। फिर बात आती है एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव की। तो मैनेजर्स जो हैं वो सबऑर्डिनेट के साथ काम कर सकते हैं ताकि इंडिविजुअल गोल को इस्टेब्लिश करें। ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगा जिसमें सबऑर्डिनेट जो है मैनेजर को बताएंगे कि उनका गोल क्या है, ठीक है, तो क्या गोल वो एकम्प्लिश करेंगे कितने अमाउंट ऑफ टाइम में। फिर बात आती है परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने की। तो ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप मैनेजर के इफेक्टिवनेस को बढ़ा दें, राइट। फिर आप उसे इवैल्यूएट करेंगे परफॉर्मेंस को, और फिर फाइनली आप क्या लेंगे, फीडबैक लेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूस फीडबैक तो लेना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप फॉर्मल इवैल्यूएशन मीटिंग भी कर सकते हैं। फिर बात आती है अप्रेजल की। तो जो परफॉर्मेंस रिव्यू होता है उसके अंदर दोस्तों जो स्टाफ मेंबर का एकम्प्लिशमेंट है उसको रेगुलरली एग्जामिन किया जाता है। इस प्रोसेस की लिमिटेशन क्या है दोस्तों कि एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो अप्रोच है वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिसरिगार्ड करता है।
उसके बाद दोस्तों कि जो गोल्स है, जो हमारा टारगेट है, उसमें ज़्यादा अटेंशन होता है, ठीक है। जब मैनेजर पार्टिसिपेशन के बारे में ध्यान नहीं रखते, ठीक है, एम्प्लॉय की विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट, तो एमबीओ प्रेशर डालता है किस पे, वर्कर पे, कि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। फिर तीसरा क्या है दोस्तों कि ये सक्सेस का तो पोटेंशियल ड्राइवर है, लेकिन मैनेजर जो है कभी कभी ज़्यादा जोर देते हैं गोल सेटिंग पे, ठीक है। उसके बाद एमबीओ प्रोसेस जो है एक स्ट्रॉन्ग मतलब इस बात पे ध्यान नहीं देता, ठीक है, कि सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन विच ऑब्जेक्टिव आर फॉर्मुलेटेड, उस किस इन्वायरमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है जिसमें ऑब्जेक्टिव को आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है, ठीक है, फॉर्मुलेट किया है। उसके बाद दोस्तों फाइनल पॉइंट ये है कि बहुत सारे मैनेजर का ये आदत है कि वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम की तरह देखते हैं, कि जैसे एक बार आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो सारे मैनेजमेंट के कंसर्न को एड्रेस कर लिया, तो ओवर डिपेंडेंस हो जाते हैं कभी कभी, तो ये एमबीओ सिस्टम में एक प्रॉब्लम ले आता है, ठीक है। तो ये सभी हमारे लिमिटेशंस हैं। अब दोस्तों एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस ये हैं कि आपको एक मीन्स प्रोवाइड करता है कि आपका गोल क्या है, उसको कैसे आप प्लान करते हैं इसको अचीव करने के लिए, और यदि आपको क्लियर आइडिया नहीं होगा क्या आप एकम्प्लिश करना चाहते हैं तो आप कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। उसके बाद दोस्तों प्लानिंग के द्वारा कोई आदमी प्रोएक्टिव मैनर में काम करता है, आपको ये एबिलिटी देता है प्लान करने में अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस में, ठीक है। आपका जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं एमबीओ प्रोसेस से, क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिजल्ट का वो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। एक बार क्विकली रिकॉल करते हैं दोस्तों कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग ने कवर किए। यदि आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, तो आपको मैं पेड प्लान का डिटेल प्रोवाइड करूँगा, जिसका डिटेल आपको मिल सकता है। एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कशन किए। पहले प्लानिंग क्या होता है, तो प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आप थॉटफुल डिस्कशन में इंगेज होते हैं किसी भी टास्क को करने से पहले। उसके बाद दोस्तों प्लानिंग के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट का। इसके अंदर दोस्तों स्टेप्स के बताया था, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, और बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना, डेरिवेटिव प्लान को फॉर्मुलेट करना, फॉलोअप करना और रिव्यू करना। फिर दोस्तों आपको मैंने बताया था कि प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, गोल को क्रिएट करने में हेल्प करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, अनसर्टेनिटी को टैकल करता है, ओवरलैपिंग को डिस्कार्ड करता है, वेस्टफुल एक्टिविटी को डिस्कार्ड करता है, इनोवेटिव आइडिया प्रमोट करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और कंट्रोल करता है। स्मार्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली, ठीक है। प्लानिंग का एडवांटेज मैंने आपको बताया कि एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इंस्पिरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करना, एडेप्टेबिलिटी। तो बेसिक एडवांटेज क्या हुआ, अनसर्टेनिटी को घटाता है, कंट्रोल फैसिलिटेट करता है, क्रिएटिविटी इनोवेशन बढ़ाता है। फिर दोस्तों मैंने आपको डिसएडवांटेज बताया प्लानिंग का, इट फोरस्टॉल एक्टिविटी, लैक ऑफ कंसर्न, इट फोरस्टॉल एडेप्टेबिलिटी, हिंडर्स इनोवेटिवनेस। डिसएडवांटेज क्या क्या बताया दोस्तों कि आपको बहुत सारा टाइम लगता है इसमें, ट्रस्टवर्दी आइडिया का लैक कहीं कहीं होता है, कभी कभी आप एक्सपेंसिव हो जाते हैं, रिजिडिटी, प्लानिंग के कारण रिजिडिटी आता है। फिर मैंने एमबीओ के बारे में बताया, पीटर एफ ड्रकर का नाम याद रखिएगा, इन्होंने एमबीओ को पहली बार कॉइन किया था इनके बुक में प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में। एमबीओ दोस्तों एक टेक्निक है, इसके अंदर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय साथ मिलकर अपने रिकॉर्ड को इस्टेब्लिश करते हैं और फिर गोल को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। प्लानिंग एक सेंट्रल आइडिया है एमबीओ के पीछे। क्या क्या स्टेप्स होता है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन गोल, एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस और फीडबैक, ये सभी स्टेप्स हैं। और फाइनली अप्रेजल भी होता है, ठीक है। लिमिटेशन मैंने आपको बताया कि गोल्स और टारगेट के लिए बहुत अमाउंट ऑफ अटेंशन चाहिए। कभी कभी दोस्तों मैनेजर जो है ज़्यादा जोर दे देते हैं गोल सेटिंग पे, ठीक है। और फिर एमबीओ प्रोसेस जो है ज़्यादा जोर नहीं देता है, इन्वायरमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये सभी पॉइंट आज हमने डिस्कशन किए। नेक्स्ट लेक्चर पेड मेंबर के लिए रहेगा, जिसमें हम लोग एडवांटेज ऑफ एमबीओ आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमारा एमसीक्यू सेशन आएगा। तो यदि आप इस तरह के लेक्चर चाहते हैं तो काइंडली व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर CIV aspirant so that they can also take advantage of such lectures. Thank you.